गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 4 विधायी संभाषण पढ़ाऊंगी। विधायी संभाषण के लेखक बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। उनके प्रमुख संपादन इस प्रकार हैं: अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा आदि। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई थी। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। उसके बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। यानी खुद उन्होंने स्वाध्याय किया और काफ़ी ज्ञान अर्जित करते रहे। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता रहा है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्यिक सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। स्वाधीनता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर का समय था। पत्रकारिता, जो कि हम अखबार, पत्रिकाएं आदि पढ़ते हैं, उससे संबंधित है। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। निर्भीकता, हर बात को नए अंदाज में कहने का जो लहजा था वो उनके बातों में स्पष्ट होता है। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बंगला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। शब्द रचना को इस तरीके से परख जाते थे, समझ जाते थे कि उसको तुरंत ही कह देते थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विधायी संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। विधायी संभाषण किसकी कृति है? शिव शंभू के चिट्ठे का एक छोटा सा अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन अंग्रेज, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों को बढ़ावा
दिया और उनको एकजुट रहने के लिए, स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। यानी उन्होंने प्रेस, अखबार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह देखने की कोशिश की गई है कि शासन के आताताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। शासन चलाने वाला कैसा होता है, क्रूर या बहुत अच्छा, उस पर निर्भर करता है। और शासन को जो लोग देखते हैं, जो उसके संपर्क में रहते हैं, वह उसको महसूस करते हैं कि शासन कैसा हो रहा है। चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रचना नगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। विदाई संभाषण, विदाई समारोह। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। माय लॉर्ड अर्थ कह रहे हैं कि आपके शासनकाल का हमारे देश में अब अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस देश से हमेशा के लिए अंग्रेज अलग होते हैं। अब आप हमारे देश से, आपका शासनकाल खत्म होता है और आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। माय लॉर्ड, इस संसार में सभी बातों का अंत होता है। निर्धारित समय सीमा होती है। आज जो है वह कल नहीं होगा, आज जो होगा वह कल नहीं होता रहेगा। संसार का नियम एक सा नहीं होता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, चिरस्थायी हमेशा के लिए, टिकाऊ हमेशा के लिए आप इस भारतवर्ष में वायसराय हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार ना आप ही का था, ना इस देश के निवासियों का। ऐसा विचार हमने भी नहीं किया था और ना ही इस देश के निवासियों का भी था कि ऐसा विचार पूरा हो जाएगा। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई और भी है, जिस पर यहाँ के और आपके वालों का भी काबू नहीं है। आपका भी शासन उन पर नहीं चलता है।
विचरण समय बढ़ना करणोत्पादक होता है। विचरण समय, बच्चों, जब विदाई समारोह होता है तब हमें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति का विदाई समारोह हो रहा है और उस पर हम अपनी भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके लिए जो उन्होंने कार्य किए उनके बारे में हम बता रहे हैं, उनकी क्रियान्विति को समझा रहे हैं और उनको विदाई देते वक्त हमारा हृदय भी क्या हो जाता है, करुणा से भर आता है। भाव उभर आते हैं कि इतने समय यह व्यक्ति हमारे साथ रहा, आज हम उसकी विदाई करते हैं। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। आप दूसरी बार इस देश में आए और भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। यही चाहते थे कि आप फिर ना आए, करजन आप लौटकर ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। आप दोबारा आए भारत में और यहाँ की जनता आपको देखकर बहुत ही दुखी हो गई। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। भारतवासी यही चाहते थे कि आप यहाँ से जल्दी चले जाएं। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। आज आप जा रहे हैं, खुशी की जगह दुख सा महसूस होता है। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा करणोत्पादक होता है। बिछड़ने का समय बड़ा ही हृदय विदारक और कष्ट भरा होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। यानी हम जब विदाई कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे मन में किसी के प्रति बैर भावना होती है, वो सब क्या हो जाती है, छूट जाती है और प्रेम भर आता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। माय लॉर्ड, हमें नहीं पता कि वहाँ के लोग बिछड़ते समय कैसा महसूस करते हैं, कैसा उनके अंदर भाव होता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में पशु पक्षी से को भी बिछड़ते हुए देखा है और उनके चेहरे पर वो भाव स्थापित हो जाते हैं। एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थी। एक बार शिव शंभू के पास में 2 गायें थी। उनमें एक अधिक बलवती थी, बलवती यानी बलिष्ठ थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा दिया करती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी, ब्राह्मण को दे दी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति क्या चाहता है कि उसके पास में कोई बलवान, बलिष्ठ, बलशाली हो। तो वह गाय अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, प्रसन्न नहीं हुई। परंतु उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है,
वहाँ मनुष्यों को कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। यानी यहाँ भारतवर्ष में पशुओं को पशुओं से बिछड़ने का भी दुख महसूस होता है, तो मनुष्य की तो कल्पना ही क्या है, क्या अंदाज है मनुष्य का, कैसे ये कठिन समय गुजरता है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। यानी जो आया है वो जाएगा, लेकिन वह परंपरा खत्म नहीं होती है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। आपका जो शासनकाल हुआ वो बड़ा ही दुखांत हुआ, क्योंकि ऐसे कारनामे इस शासनकाल में घटित हुए हैं। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत ही हो जाएगा। जो खेल सुख के लिए किया गया वो खेलना दुख में बदल जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, ये उसे खबर ही नहीं। घमंडी खिलाड़ी चाहे कितनी भी क्रियाकलाप से लीला दिखाता हो, लेकिन ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे उसके क्या कारनामे हो रहे हैं, कोई लीला और ही दिखाने वाला होता है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उसमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाठों को बरसों तक कुछ न करना पड़ेगा। कितने ही बरसों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। आपने जो आतंक फैलाया, जो आपने किया, वो आपके आने वाले के बाद उसको कब तक नींद नहीं आएगी और कब तक वह भूखा प्यासा रहकर इस दौर को संभालेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आपने अपना बिस्तरा गर्म कर लिया अपने आप को, यानी आपको जाना है, लेकिन भारतवासियों को गर्म तवे की बूंदों की भांति आपने बहुत ही दुख और कष्ट दिए हैं। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी आपने नहीं होने दिया। करजन, आपने बहुत ही कष्ट दिए हैं। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त यानी हृदय पर बहुत ही दुख छाया हुआ है। विचारिए तो क्या शान आपकी ही इस देश में थी, और आप अब क्या शान रह गई आपकी। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। कितने आप अच्छे थे और आपने अपनी पद को नीचे गिरा दिया। अलिफ लैला के अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अब्दुल हसन ने बगदाद के खलीफा को गद्दी पर आंख खोलकर यह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी। यानी अलिफ लैला, अलाउद्दीन, चिराग रगड़कर भी यह शान शौकत न मिली जो आपको दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की कुर्सी थी।
आप दाहिने थे और बाएं तरफ आप प्रथम थे व दूसरे थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे किया। अंग्रेज कर्जन को कह रहे हैं बधाई देते हुए कि आपको पहले सलाम किया और बादशाह को बाद में सलाम किया। आपको इतना सम्मान दिया लेकिन आप नहीं समझ सके। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। हौदा, चवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर आप थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई। सिर के बल नीचे आ रहे आप के स्वदेश में वही ऊंच मानने गए। आपको साफ नीचा देखना पड़ा। आप जितना ऊंचा बनना चाहते थे आपको उतना ही नीचा देखना पड़ा। पद त्याग कर की धमकी दे दी, ऊंचे ना हो सके। पद त्यागने की भी धमकी आपने दे दी लेकिन आप ऊंचे ना हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने जिस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते थे और कन्वोकेशन वार्तालाप करते समय दिवाला निकाल दिया गया। कन्वोकेशन करते हुए आपका दिवाला निकाल दिया। ये दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको देवालिया होना पड़ा। देवालिया उसे कहते हैं जिसका सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, उसको देवालिया कहते हैं। पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी श्रद्धांजलि देनी पड़ी। आपके अंदर जो धीरता बीरता थी वो भी सब आपकी नष्ट धीरे धीरे होती चली गई। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर हुआ करते थे। राजा महाराजा भी आपको हाजिरी देते थे और आपकी कहा अनुसार कार्य किया करते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। प्रलय यानी आपका जो कहना होता था उस पर सारे कार्य हुआ करते थे। राजाओं के लिए आप एक बहुत बड़े शहंशाह हुआ करते थे। कितने ही मुट्ठी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारियां बन गए। आपके एक इशारे में देश की शिक्षा पर पायमाल हो गई। स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरहा रखा गया। इतने बड़े माइलॉर्ड का ये दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियमित हो सके और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ना रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका ये छूट गया तथा आपका पीछा नहीं छूटा है। आपका ये पद छूट गया लेकिन आपका पीछा नहीं छूट पाता है। एक क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता रहा है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, ये आप ही जानते हैं।
जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार आपने काम की ओर ध्यान माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की भी कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना और उसकी दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद में सब काम किए चले जाना भी शासन कहलाता है? ये सारी बातें कर्जन से कहते हैं। एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिससे किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट भटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले-आम किया तो आप आसिफ फजा ने तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले-आम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करके ही प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर ने भी आपको बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? बच्चों, मैं आज आपको विदाई संभाषण इतना ही पढ़ाऊँगी। आगे का पार्ट नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाऊँगी। बच्चों, आपने टाइम टेबल समय सारणी आपके टेस्ट की देख ली होगी। 9 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। सेकंड मीटिंग में सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। पूरे पार्ट को अच्छी तरीके से तैयार करना है और जो भी लेखक परिचय में से भी मैं ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आपको दूंगी वो भी आपको तैयार करने हैं। आपको दो चैप्टर कंप्लीट पूरे करने हैं। तो आप अच्छी तरीके से दोनों चैप्टरों को कंप्लीट कर लीजिएगा और पेपर अच्छी तरीके से दीजिएगा। आपका 9 तारीख को पेपर है और सेकंड मीटिंग में, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासें नहीं ले पा रहे हैं और आपके संपर्क में हो, आप उनको भी बता दें कि ऑनलाइन पेपर शुरू हो चुके हैं, 9 से 11 तक चलेंगे। तो आप अपने टाइम टेबल के अनुसार पेपर दें और जो भी समय 1 घंटे का दिया है उसमें आपको अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।